ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के उस ऐतिहासिक पहल की जिसके बाद अल्पसंख्यक छात्रों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिल रहा है और वह रोजगार जैसे तमाम ऐसे क्षेत्र में अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ के अपनी आजीविका चला पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक ही नियम बनाया है। इस नीति के तहत बोर्ड ढांचे को ही बदल दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश जब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहकर पुराने कानून के भीतर ही कड़े नियम और जांच कर रहा है, तो उत्तराखंड में इस तरह का कायापलट कैसे हो गया, जबकि उत्तराखंड के मदरसों में अब उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य कर दी गई हैं। यानी यहाँ फोकस पूरी तरह छात्रों के सामान्य स्कूली छात्रों की तरह मुख्य धारा की परीक्षाओं के लिए उन्हें तैयार करना होगा। स्वाति जिंदल जी, कई बार लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इन दो फैसलों में विरोधाभास था। पाई फाउंडेशन की बात की जाए या उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के बारे में, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि विरोधाभास है या अपनी बात को आगे बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, जिस सिक्के के पहलू को आप देखेंगे ना, आपको वही ठीक लगेगा। कहने वाले जो इस उत्तराखंड एक्ट के अगेंस्ट है वो तो विरोधाभासी उसको कहते हैं। अगर हम जुडिशियल प्रेसिडेंट देखें, टीएमए पाई फाउंडेशन 2002 की जजमेंट देखें, वहां पर उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हक है, लेकिन उस पर उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस टाइम लगाए थे। अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आर्टिकल 30 को आप ऊपर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21A को आप नीचे नहीं कर सकते। तो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं अब एज पर उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2025, उनको उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएट होना पड़ेगा और उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है वो अपने करिकुलम में लानी पड़ेगी। अब इसके कारण क्या होता है, हो सकता है कि उनकी जो अपनी ऑटोनॉमी थी कि भाई हम तो यही पढ़ाएंगे, जरूर देखिए प्रसून जी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है, बट उसको अफेक्ट करना जरूरी भी था। जैसा मैंने आपसे कहा, आर्टिकल 21A को अगर हमें अलाइन करना है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर हम पीछे जाते हैं स्वाति जी, तो क्या आप मानेंगी उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था नहीं लागू हो पाई, उसमें प्रशासनिक चूक हुई है? चूंकि उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को हटाकर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। यह नया नियम केवल मुस्लिमों के मदरसों पर ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सहित तमाम अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है। अगर यही बात उत्तर प्रदेश में कर दी गई होती प्रशासनिक तौर पे, तो क्या वहाँ भी पहले रास्ता नहीं खुल जाता? जी स्वाति जी। देखिए, हर चीज का एक समय होता है प्रसून जी, हो सकता है उस समय ना रहा हो, लेकिन अब यूपी सरकार को भी एक नया रास्ता दिखेगा। अगर उत्तराखंड में ये चीज लागू हुई है तो क्यों नहीं, एक बार दरवाजा बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि दरवाजे पे कील ठोक दी गई है। हम दोबारा खटखटा के देख सकते हैं, क्या पता इस बार खुल जाए वो। कम से कम उत्तराखंड का तो दरवाजा खुल चुका है। मजहर नईम नवाब जी हैं उपाध्यक्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के। मजार नईम नवाब साहब, इस फैसले को आप कितना क्रांतिकारी मानते हैं, उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को? जी देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, मदरसों के नाम पर जिस तरीके की लूट और खसोट मची है, और जिस तरीके से जब हम उत्तराखंड में सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वहां मदरसों की जब जांच शुरू की गई तो उन मदरसों में जिस तरीके की कंडीशन थी, उन मदरसों में कहां से चंदा आता था, कहां से पैसा आता था, किस तरीके से उनकी लूट खसोट कुछ लोग करते थे संस्थाएं बना करके। सबसे पहले जब उत्तराखंड में मदरसों की जांच शुरू हुई, 1000 मदरसे थे जी। जांच के दौरान ही 600 मदरसे छोड़ करके भाग गए और करीब 300 साढ़े 300 मदरसे बंद होने हो गए। और इसके अलावा 200-250 मदरसे जो चल रहे हैं, जो मानक के 50% मानक पर उतरते थे, उन मदरसों की भी हालत चिंताजनक थी, क्योंकि जो बच्चे शिक्षा से खाली एक अरबी फारसी की शिक्षा मिलती थी। इसके अलावा मदरसों में कोई किसी तरीके की शिक्षा मुस्लिम समाज को नहीं मिलती थी। मुस्लिम समाज शिक्षा से सन 47 से आज तक वंचित रहा, क्योंकि उन पर मदरसों में शिक्षा के अलावा दूसरी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनके जो होनहार बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं,
MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसके अलावा बहुत सारी इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो इससे महरूम रहते थे गरीब बच्चे। आखिरकार सरकार ने ये योजना बनाई कि मदरसों के नाम पर अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं, जो अल्पसंख्यक के नाम पर योजनाओं का, भारत सरकार की योजना है और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का लाभ तो पूरा ले रही है, लेकिन वो लाभ उन बच्चों को नहीं मिल रहा है। सरकार ने बारीकी से सोचा और फैसले को लागू कर दिया। चारों तरफ वाहवाही हो रही है, लेकिन शिक्षा प्राधिकरण बनाया। नहीं नवाब साहब, एक सवाल ये भी बड़ा है कि क्या बोर्ड को पूरी तरह, नहीं नवाब साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं नवाब साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। क्या बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने के पीछे सुधार से ज्यादा उत्तराखंड सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है? विरोधी यही पूछ रहे हैं जी। नहीं, राजनीति देखिए, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को, यहाँ के जो यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोगों की हिसाब से कानून बनाया है, चाहे यूसीसी कानून बनाया हो या मदरसा बोर्ड को लेकर के बनाया हो, चाहे मदरसा बोर्ड को भंग किया हो, तो यहाँ के बच्चों के हित में किया है। इसमें कोई राजनीति वो नहीं है। और जब ये संचालित हो जाएगा, शिक्षा बोर्ड, प्राधिकरण शिक्षा बोर्ड पूरी तरीके से गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा, आधुनिकीकरण शिक्षा मिलेगी और वो बच्चे हासिल करेंगे, उन गरीब बच्चों तक वो शिक्षा का अधिकार पहुंचेगा। तो आप ये बताइए कि किसको फायदा होगा? अल्पसंख्यक लोगों को होगा, अल्पसंख्यक लोगों को होगा, मुस्लिम बच्चों को होगा, सारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को होगा। नहीं नवाब साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या उत्तराखंड इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया है कि ऐसे शिक्षा पाने वाले बच्चों को 100% रोजगार मिल जाएगा, उनको कंप्यूटर मिल जाएगा, उनके शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था होगी? जी हेलो, मेरी आवाज आ रही? नहीं नवाब साहब जी जी जी। मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों जो महरूम रहते थे इन चीजों से, कंप्यूटर से महरूम रहते थे, आज आधुनिकीकरण, जो आज आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे अगर बच्चा अपना मोबाइल लेता है तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ेगा, उसको एक सरकार जो योजनाओं का लाभ है, उस अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को, संख्यक चाहे मुस्लिम समाज का हो, बौद्ध समाज का हो, सिख समाज का हो, आज आप देखिए तो ईसाई मिशनरी के स्कूल चल रहे हैं, उनमें जो शिक्षा है उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे सिख समाज के जो स्कूल है उनकी गुणवत्ता को देखिए, आपके नाम है, वो भी आज शिक्षा में पीछे है, उनको भी शिक्षा में आगे आना है। तो ये सारे अल्पसंख्यक जो हमारे पीछे शिक्षा में चल रहे हैं, उनको एक आगे लाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। पुष्कर सिंह धामी ने किया है सबका साथ सबका विकास। पुराने मदरसा बोर्ड की डिग्रियों के आधार पर छात्रों को सिविल सर्विसेज या बड़ी कॉरपोरेट नौकरियों में जगह नहीं मिलती थी। उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम से जुड़ने के बाद इन बच्चों का भविष्य निश्चित तौर पर और ज्यादा उज्जवल होगा। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के उस ऐतिहासिक पहल की, जिसके बाद अल्पसंख्यक छात्रों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिल रहा है और वह रोजगार जैसे तमाम ऐसे क्षेत्र में अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ के अपनी आजीविका चला पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक ही नियम बनाया है। इस नीति के तहत बोर्ड ढांचे को ही बदल दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश जब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहकर पुराने कानून के भीतर ही कड़े नियम और जांच कर रहा है, तो उत्तराखंड में इस तरह का कायापलट कैसे हो गया, जबकि उत्तराखंड के मदरसों में अब उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य कर दी गई हैं। यानी यहाँ फोकस पूरी तरह छात्रों के सामान्य स्कूली छात्रों की तरह मुख्य धारा की परीक्षाओं के लिए उन्हें तैयार करना होगा। स्वाति जिंदल जी, कई बार लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इन दो फैसलों में विरोधाभास था। पाई फाउंडेशन की बात की जाए या उत्तर प्रदेश
मदरसा एक्ट के बारे में, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि विरोधाभास है या अपनी बात को आगे बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट ने? जी। देखिए, जिस सिक्के के पहलू को आप देखेंगे ना, आपको वही ठीक लगेगा। कहने वाले जो इस उत्तराखंड एक्ट के अगेंस्ट है, वो तो विरोधाभासी उसको कहते हैं। अगर हम जुडिशियल प्रेसिडेंट देखें, टीएमए पाई फाउंडेशन 2002 की जजमेंट देखें, वहां पर उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हक है, लेकिन उस पे उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस टाइम लगाए थे। अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आर्टिकल 30 को आप ऊपर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21A को आप नीचे नहीं कर सकते। तो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, अब एज पर उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2025, उनको उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएट होना पड़ेगा और उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है वो अपने करिकुलम में लानी पड़ेगी। अब इसके कारण क्या होता है, हो सकता है कि उनकी जो अपनी ऑटोनॉमी थी कि भाई हम तो यही पढ़ाएंगे, जरूर देखिए प्रसून जी, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है, बट उसको अफेक्ट करना जरूरी भी था। जैसा मैंने आपसे कहा, आर्टिकल 21A को अगर हमें अलाइन करना है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर हम पीछे जाते हैं स्वाति जी, तो क्या आप मानेंगी उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था नहीं लागू हो पाई? उसमें प्रशासनिक चूक हुई है, चूंकि उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को हटाकर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। यह नया नियम केवल मुस्लिमों के मदरसों पर ही नहीं, बल्कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सहित तमाम अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है। अगर यही बात उत्तर प्रदेश में कर दी गई होती प्रशासनिक तौर पे, तो क्या वहां भी पहले रास्ता नहीं खुल जाता? जी स्वाति जी। देखिए, हर चीज का एक समय होता है प्रसून जी, हो सकता है उस समय ना रहा हो, लेकिन अब यूपी सरकार को भी एक नया रास्ता दिखेगा। अगर उत्तराखंड में ये चीज लागू हुई है तो क्यों नहीं, एक बार दरवाजा बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि दरवाजे पे कील ठोक दी गई है। हम दोबारा खटखटा के देख सकते हैं, क्या पता इस बार खुल जाए वो। कम से कम उत्तराखंड का तो दरवाजा खुल चुका है। मजहर नईम नवाब जी हैं उपाध्यक्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के। मजार नईम नवाब साहब, इस फैसले को आप कितना क्रांतिकारी मानते हैं, उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को? जी देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, मदरसों के नाम पर जिस तरीके की लूट और खसोट मची है, और जिस तरीके से जब हम उत्तराखंड में सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वहां मदरसों की जब जांच शुरू की गई, तो उन मदरसों में जिस तरीके की कंडीशन थी, उन मदरसों में कहां से चंदा आता था, कहां से पैसा आता था, किस तरीके से उनकी लूट खसोट कुछ लोग करते थे संस्थाएं बना करके। सबसे पहले जब उत्तराखंड में मदरसों की जांच शुरू हुई, 1000 मदरसे थे जी। जांच के दौरान ही 600 मदरसे छोड़ करके भाग गए और करीब 300 साढ़े 300 मदरसे बंद होने हो गए। और इसके अलावा 200-250 मदरसे जो चल रहे हैं, जो मानक के 50% मानक पर उतरते थे, उन मदरसों की भी हालत चिंताजनक थी, क्योंकि जो बच्चे शिक्षा से खाली एक अरबी फारसी की शिक्षा मिलती थी। इसके अलावा मदरसों में कोई किसी तरीके की शिक्षा मुस्लिम समाज को नहीं मिलती थी। मुस्लिम समाज शिक्षा से सन 47 से आज तक वंचित रहा, क्योंकि उन पर मदरसों में शिक्षा के अलावा दूसरी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनके जो होनहार बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो इससे महरूम रहते थे, गरीब बच्चे। आखिरकार सरकार ने ये योजना बनाई कि मदरसों के नाम पर अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं, जो अल्पसंख्यक के नाम पर योजनाओं का, भारत सरकार की योजना है और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का लाभ तो पूरा ले रही है, लेकिन वो लाभ उन बच्चों को नहीं मिल रहा है। सरकार ने बारीकी से सोचा और फैसले को लागू कर दिया। चारों तरफ वाहवाही हो रही है, लेकिन शिक्षा प्राधिकरण बनाया। नईम नवाब साहब, एक सवाल ये भी बड़ा है कि क्या बोर्ड को पूरी तरह, नईम नवाब साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? नईम नवाब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। क्या बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने के पीछे सुधार से ज्यादा उत्तराखंड सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है? विरोधी यही पूछ रहे हैं। जी नहीं, राजनीति देखिए, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को, यहाँ के
जो यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोगों की हिसाब से कानून बनाया है, चाहे यूसीसी कानून बनाया हो या मदरसा बोर्ड को लेकर के बनाया हो, चाहे मदरसा बोर्ड को भंग किया हो, तो यहाँ के बच्चों के हित में किया है। इसमें कोई राजनीति वो नहीं है। और जब ये संचालित हो जाएगा, शिक्षा बोर्ड, प्राधिकरण शिक्षा बोर्ड पूरी तरीके से गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा, आधुनिकरण शिक्षा मिलेगी और वो बच्चे हासिल करेंगे, उन गरीब बच्चों तक वो शिक्षा का अधिकार पहुंचेगा। तो आप ये बताइए कि किसको फायदा होगा? अल्पसंख्यक लोगों को होगा, अल्पसंख्यक लोगों को होगा, मुस्लिम बच्चों को होगा, सारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को होगा। नईम नवाब साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या उत्तराखंड इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया है कि ऐसे शिक्षा पाने वाले बच्चों को 100% रोजगार मिल जाएगा, उनको कंप्यूटर मिल जाएगा, उनके शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था होगी? जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही नईम नवाब साहब? जी जी जी, मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों जो महरूम रहते थे इन चीजों से, कंप्यूटर से महरूम रहते थे, आज आधुनिकरण जो आज आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पे अगर बच्चा अपना मोबाइल लेता है तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ेगा, उसको एक सरकार जो योजनाओं का लाभ है उस अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को, संख्यक चाहे मुस्लिम समाज का हो, बौद्ध समाज का हो, सिख समाज का हो, आज आप देखिए तो ईसाई मिशनरी के स्कूल चल रहे हैं, उनमें जो शिक्षा है उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे सिख समाज के जो स्कूल है उनकी गुणवत्ता को देखिए, आपके नाम है वो भी आज शिक्षा में पीछे हैं, उनको भी शिक्षा में आगे आना है। तो ये सारे अल्पसंख्यक जो हमारे पीछे शिक्षा में चल रहे हैं उनको एक आगे लाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। पुष्कर सिंह धामी ने किया है सबका साथ सबका विकास। पुराने मदरसा बोर्ड की डिग्रियों के आधार पर छात्रों को सिविल सर्विसेज या बड़ी कॉरपोरेट नौकरियों में जगह नहीं मिलती थी। उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम से जुड़ने के बाद इन बच्चों का भविष्य निश्चित तौर पर और ज्यादा उज्जवल होगा। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।